चलिए पॉलिटी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। इतिहास की इस विकास यात्रा में हमने आपको चैप्टर कवर कराया द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। उस चैप्टर को हमने आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक बहुत ही डेप्थ में पढ़ा। मैं जानता हूँ वो भी आपके लिए कम ही पड़ेगी, आप तो इतने डेप्थ में पढ़ने वाले लोग हो, लेकिन फिर भी मैंने अपने लेवल पे थोड़ी डेप्थ दे दी। तो आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक हमने उसे पढ़ लिया। उसी चैप्टर में कुछ कंटेंट ये भी है कि भारतीय राज्य कैसे बने 1950 से 2000 अभी 19 तक, हम उस पर भी बात करेंगे एक सेंस में। आज उस पर एक्सक्लूसिव लेक्चर भी रख लेंगे, लेकिन उसी से बात करते हुए आज जिस एस्पेक्ट पे हमें बात करनी है वो है रीजनलिज्म। ये मैंने लिखा है सामने, रीजनलिज्म। ये मैंने मैप बनाया है, उम्मीद यही थी कि बड़ा बनेगा, लेकिन बना छोटा है। आप जूम करके देख लेना, बड़ा लगेगा, नहीं हो पाए तो समझ लेना, मैं समझा दूंगा। ओके, मैप चाहे छोटा है, लेक्चर बड़ा ही रहेगा। रीजनलिज्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है आज की डेट में। बुक में नहीं है, लेकिन हम करेंगे क्योंकि बुक से उसका जन्म जरूर हो रहा है। बुक बात कर रही है रीजनलिज्म की, हम उस पर डेप्थ में टॉपिक रखेंगे। देखिए रीजनलिज्म से क्या कंसेप्ट आता है। देखिए कोई भी कम्युनिटी है, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल है जिनमें एक कनेक्टिविटी है, एक अफेक्शन है, एक लव है। ये अफेक्टिविटी, ये कनेक्शन, ये लव किन्हीं रीजंस की वजह से ही होगा। तो रीज़न शायद ये हो सकता है कि उनके बीच में जो रीजन है वो कॉमन है, वो किसी एक कॉमन रीजन से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, सोशल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल में से कोई एस्पेक्ट कॉमन है। क्या है? कोई एस्पेक्ट कॉमन है। आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसको प्रैक्टिकली भी अभी हम समझ लेंगे कि ये कैसे समझाना चाह रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के रीजनलिज्म का मतलब ये है कि हमारे भीतर अपने इस ग्रुप को लेकर के आपस में एक अफेक्शन, एक लव हम महसूस करते हैं, एक ब्रदरहुड का सेंस हमारे में महसूस हो रहा है, हम एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस कर रहे हैं इस समूह में। और ये जुड़ाव, ये कॉमननेस, ये ब्रदरहुड, ये अफेक्शन, स्ट्रेंथ कहाँ से डिराइव कर रही है? ये स्ट्रेंथ डिराइव कर रही है कि हमारी हिस्ट्री कॉमन हो सकती है, हमारी सोशल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, जोग्राफिकल या इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स कॉमन हो सकते हैं। आई बात समझ में? और इन एस्पेक्ट्स से स्ट्रेंथ डिराइव करते हुए हमारी वो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टूवर्ड्स ईच अदर, that feeling of common aspect, that feeling of brotherhood is very strong, that we all are experiencing such things like the social, cultural, linguistic, geographical, economic or historical, political aspect due to our that very particular region, due to our that very particular region. okay? तो हम यह मान के चल रहे हैं कि इस सोशल एस्पेक्ट का, इस इकोनॉमिक एस्पेक्ट का, इस कल्चरल एस्पेक्ट का, इस लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट का, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट का, इस पॉलिटिकल एस्पेक्ट का कहीं ना कहीं जो जन्म हो रहा है, वो जन्म होने का आधार ये है कि ये जो हमारा रीजन है यह अपने आप में इन चीज़ों के मामले में यूनिक है। इसलिए इसको फिर रीजनलिज्म का नाम दिया गया। स्ट्रेंथ कहीं से भी डिराइव हो रही है, इसे कल्चरलिज्म या सोशलिज्म या लिंग्विस्टिक नाम नहीं दिया गया, इसको नाम रीजनलिज्म का दिया गया। जैसे मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर क्षेत्र है, सपोज कीजिए विंध्य पर्वत के रीजन का क्षेत्र एक आ जा रहा है, यहाँ पर कोई एक रीजन आ गया। अब वहाँ पर जोग्राफिकल लोकेशन तो नेचुरली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि जोग्राफिकली शायद आप आइसोलेटेड हैं बाकी सारे एरिया से।
तो जोग्राफिकल आइसोलेशन तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर वहाँ पर रोल प्ले कर ही रही है। आई बात समझ में? लेकिन उस जोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से ही तो हमारे यूनिक कल्चर और कस्टमरी मैनर हो गए। आई बात समझ में? यूनिक एस्पेक्ट्स किस वजह से डेवलप हुए? क्योंकि वो जोग्राफिकल रीजन आइसोलेशन में था। जैसे मान लीजिए कि लाहौल स्पीति का इलाका है कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में। अब लाहौल स्पीति के उस इलाके की तरफ जाएं तो वहाँ पर आपको क्या नज़र आ जाता है? कुछ क्षेत्रों में आपको पॉलीएंड्री नज़र आ जाएगी। पॉलीएंड्री मतलब कि एक वाइफ और उसके एक से ज़्यादा हस्बैंड हो सकते हैं। ये पॉलीएंड्री हमें क्यों नज़र आएगी वहाँ पर? उसका रीज़न ये हो जाएगा कि वहाँ पर इट इज़ अ रेन शेडो जोन, वहाँ पर ड्राई रीजन है, ड्रॉट्स रहते हैं, और लैंड इसकी वजह से, ड्रॉट्स की वजह से फर्टिलिटी उतनी ज़्यादा रहती नहीं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा है नहीं, लैंड कम है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा है नहीं, फर्टिलिटी उतनी है नहीं, क्योंकि ड्रॉट कंडीशन रहती है। ऐसे में वो लैंड फर्दर बाइफरकेट ना होते रहें, इसके लिए बच्चों की मदर कॉमन होनी चाहिए, बच्चों की मदर कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, एक ब्रदर, दो ब्रदर, थ्री ब्रदर की वाइफ अगर सेम है तो आगे जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो कॉमन मदर से होंगे, तो लैंड फिर बटेगा नहीं सरीके में। जैसे कहते हैं ना, शरीके में ज़मीनें बट गई, वो चीज़ नहीं होगी, लैंड कंसोलिडेटेड रहेगा एक फैमिली के पास। तो ये एक रीज़न जैसे वहाँ पर पॉलीएंड्री का आपको देखने को मिलता है। तो इस कल्चर में, इस सोशल नॉर्म में तो बहुत बड़ा रोल है इस समय में ज्योग्राफी का, वहाँ की क्लाइमेटिक एस्पेक्ट का बहुत बड़ा रोल है, ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है। आई बात समझ में? अच्छा, कई बार हम ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के कंसेप्ट के थ्रू जाएं, सो द ट्राइबल एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, द ट्राइबल पीपल ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, ट्राइबल्स ऑफ द सतपुरा एंड द विंध्या माउंटेन एरियाज, यहाँ पर क्या हो रहा है, वो आइसोलेटेड थे जोग्राफिकली। इसकी वजह से समय दर समय जिस तरह की साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, जिस तरह का सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, वो उन तक नहीं पहुंचा, और इसकी वजह से वो बाकी की सोसाइटी के साथ उस लेवल पे ट्रांसफॉर्म नहीं हुए। उन्होंने उस तरह से वैक्सीनेशंस नहीं ली, उन्होंने उस तरह से एजुकेशन नहीं ली, वहाँ पर उतना मेडिकल तंत्र नहीं पहुँचा, सड़कें नहीं, स्कूल कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटीज़ नहीं। तो उनका अपना ही तरीका है आज भी फार्मिंग का, एग्रीकल्चर का, और उसमें वो क्या कर रहे हैं, मेजॉरली झूम खेती कर रहे हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। वो मॉडर्न मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर को इस्तेमाल नहीं करते, वो प्लो पर बेस्ड एग्रीकल्चर नहीं कर रहे, वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कर रहे हैं। वो आज भी हर्डिंग में बिलीव करते हैं, वो पशु चराते हैं, चरवाहे हैं, वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर रिलाई करते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज से अपनी इकोनॉमी को डिराइव कर रहे हैं डायरेक्ट सेंस में, उनको प्रोसेस नहीं कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। और वो जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि रिवर है, माउंटेन और फॉरेस्ट हैं, सॉइल हैं, इनको सैक्रेड मान रहे हैं। तो फिर उनकी सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमी और उनकी पॉलिटी, जिसमें सरदार कंसेप्ट आ जाता है, द लीडर ऑफ द ट्राइब्स, इसमें क्या नज़र आ रहा है, ट्राइब द क्लैनशिप। तो ऐसे में वो बहुत डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट हो गया। तो उसको फिर हम किस तरह से मान रहे हैं कि वो अपनी इस जोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से इस तरह का समाज, इस तरह की अर्थव्यवस्था, इस तरह का कल्चर, संस्कृति को विकसित कर गए, क्योंकि वो जोग्राफिकली बहुत आइसोलेटेड थे शुरू दिन से ही। समझ आई बात? तो ये जोग्राफिकल आइसोलेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो बाकी चीज़ों को जन्म देने में इम्पॉर्टेंट रीज़न माना जाता है। इतनी बात क्लियर हुई? अब ये सभी चीज़ें जो जन्म ले रही हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, चाहे विंध्या पर्वत रीजन या सतपुरा रीजन, चाहे हम बात करें महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र की बात करें, चाहे हम आसाम के बोडो क्षेत्र की बात करें, चाहे हम बंगाल के गोरखा क्षेत्र की बात करें, किसी भी क्षेत्र की बात करिए, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र की बात करिए, आप जिस भी क्षेत्र की बात करें, मुद्दा ये है कि वहाँ की जो बहुत ही डाइवर्स सोसाइटी, कल्चर, लिंग्विस्टिक, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एस्पेक्ट नज़र आ रहे हैं, ये सही मायने में एग्जीक्यूट, एक्सप्रेस और कनेक्टेड हैं उस पर्टिकुलर रीजन से। समझ आई बात? तो दैट्स वाई देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रीजनलिज्म कंसेप्ट, कि हम जब भी कहते हैं कि अलग राज्य की मांग हो रही है, तो हम यही पूछते हैं किस रीजन से हो रही है, रीजन बताना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि
गुजरात के सौराष्ट्र से हो रही है। फिर कारण पूछेंगे कि क्यों हो रही है, फिर आप फैक्टर ऑफ रीजनलिज्म बताएंगे। फैक्टर कोई भी हो सकता है। तो आप कहेंगे कि उनका वहाँ पर पानी की बड़ी कमी है, वेरी मच हाई लेवल शॉर्टेज ऑफ वाटर। सेकंड, जॉबलेसनेस बहुत है, वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, यूथ यंगस्टर्स खासतौर पर बॉय मैन वहाँ से पलायन कर रहे हैं, मेल। ये एक सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो उनकी डेमोग्राफी को चेंज कर रहा है। और तीसरा, उनकी लैंग्वेज भी गुजरात के बाकी रीजन से अलग है। सो यहाँ पर आपने इकोनॉमिक फैक्टर गिनवाए, जैसे कि स्कार्सिटी ऑफ द वाटर एंड द आउट माइग्रेशन ऑफ द यंगस्टर फ्रॉम दैट रीजन ड्यू टू जॉबलेसनेस। And one linguistic reason is there, factor is there, that is they have different language from the rest of the Gujarat. So these factors are the contributory factors. Due to that they want a separate region, that is Saurashtra. But what they need separate region to solve their problems related to the economy and to solve their problem related to the language, because they want to conserve their culture, their language. But for everything they need a region. That region is being called Saurashtra. That's why we are calling it as a regionalism. Okay? Why वो एकजुटता महसूस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबको ही एक सी पानी की कमी महसूस करनी पड़ रही है, क्योंकि सबको ही एक जैसा आउट माइग्रेशन देखने को पड़ रहा है, और क्योंकि सभी वहाँ पर लगभग एक जैसी भाषा बोल रहे हैं। ये हो गया उनके बीच में अफेक्शन का रीज़न, लव का रीज़न, कॉमन एस्पेक्ट का रीज़न। यही चीज़ें देखिए उनको जोड़ भी रही हैं, जो समस्याएं वो झेल रहे हैं और जो विरासत उन्होंने इकट्ठे शेयर की है, वो चीज़ें उनको जोड़ रही हैं। इन्हीं चीज़ों के समाधान और प्रिजर्वेशन के लिए वो उस क्षेत्र को अलग राज्य के दर्जे के तौर पर चाहते भी हैं। तो यही चीज़ें फैक्टर का रोल भी प्ले कर रही हैं। आई बात समझ में? क्लियर हुई ये बात? और इन्हीं से ही उन्हें स्ट्रेंथ भी डिराइव हो रही है, क्योंकि अगर वो एक अलग राज्य बनने का दर्जा मांग रहे हैं, इसके लिए उन्हें शक्ति कहाँ से मिल रही है? क्योंकि वो ये मान रहे हैं कि हमारी भाषा बाकी गुजरात के क्षेत्रों से अलग है और इसे प्रिजर्व करना हमारा राइट बनता है। यही उनकी शक्ति का आधार भी है, यही उनकी मांग को लेजिटिमाइज कर रहा है उनकी नज़रों में। जैसे वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, लेक्चर बड़ा ऑर्गेनिकली चल रहा है, हर सारे फैक्ट कंसेप्ट भी देते जा रहा हूँ और स्थापित बार बार यही करेंगे कि रीजनलिज्म क्या होता है ना। यही तो हमारा जादू रहा है पहले दिन से ही। ऐसा नहीं है कि रीजनलिज्म की डेफिनेशन करा के अब चल पड़े अलग अलग राज्य की तरफ, सब समझा रहे हैं, घूम के फिर रीजनलिज्म पे आ रहे हैं। रीजनलिज्म आपके ब्लड में डाल देंगे। अब चलते हैं वहाँ पे वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का आपको पता है ऊपर की ओर क्षेत्र जाता है, पहाड़ी एरिया, द माउंटेनियस रीजन, द एरिया ऑफ द्वार्स एंड द एरिया ऑफ द दार्जिलिंग हिल्स। अब इस रीजन में अब ध्यान से देखिए, आपको क्या नज़र आ रहा है? द एथनिक कंसेप्ट, एथनिसिटी। एथनिसिटी का यहाँ पर मतलब यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि द नेपाली एथनिसिटी, यहाँ पर नेपाली एथनिसिटी का जो गोरखा पीपल हैं वो अपने लिए यूनिक रीजन चाहते हैं अलग बंगाल से, क्योंकि जो मैदानी इलाके का बंगाली है, जो राइस कल्टीवेशन करता है, जो ट्रेड एंड कॉमर्स करता है, जो जिसे लगभग ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहने की आदत है, उससे अलग है वो हिली रीजन का बंगाली, जो एक लेवल पर एथनिकली नेपाली गोरखा है, जो अपनी इकोनॉमी को पहाड़ी क्षेत्र की इकोनॉमी के तौर पर देखता है। तो यहाँ पर वो एथनिसिटी बड़ा रोल प्ले कर रही है कि वो द्वार इलाका और हिली रीजन ऑफ दार्जिलिंग को जोड़ करके गोरखालैंड बनाना चाहते हैं। तो इसे गोरखालैंड के तौर पर देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मैदानी इलाकों के बंगाली, जो मैदानी बंगाली क्षेत्र के लोग हैं, जो बंगाली भाषा का प्रयोग उस लेवल पे कर रहे हैं, वो इंट्रूड करें इस रीजन में उस लेवल पर। वो नहीं चाहते कि यहाँ से बहने वाले संसाधन, रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ मैदानी इलाके के लोगों को लाभान्वित करें, हमें ना करें। इस तरह से वो अपने कल्चर को, अपनी यूनिक आइडेंटिटी को कंटिन्यू करने के लिए एक डिस्टिंक्ट रीजन चाहते हैं, और रीजन क्या है? गोरखालैंड। आई बात समझ में? उस रीजन को मांगने के लिए उनकी मांगों को शक्ति किसने दी? उनकी यूनिक एथनिसिटी ने। मांग का जन्म एथनिसिटी से हो रहा है, क्योंकि नेपाली गोरखा वो खुद को अलग मान के चल रहे हैं। आई बात समझ में? तो रीजनलिज्म चाहिए तो अल्टीमेटली उस एथनिसिटी के लिए आइडेंटिटी के तौर पर एक लैंड ही है ना, और लैंड क्या है? गोरखालैंड। आई बात समझ में? मैंने आपको क्या बताया था?
मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल्स खुद को ग्रुप में ऑर्गेनाइज करते हैं, ग्रुप खुद को सोसाइटी में ऑर्गेनाइज करती है, बताया था। मैंने बताया था कि नेशनैलिटी पहले आती है नेशन से। नेशनैलिटी कोई भी आप कॉमन कल्चर, कस्टम, मैनर शेयर कर रहे हैं, नेशनैलिटी है आपकी। लेकिन मैंने बताया था कि नेशनैलिटी अपने आप को पॉलिटिकली एक लैंड पे सेटल करना चाहती है ताकि वो नेशनैलिटी परपेचुअल बनी रहे, नेशनैलिटी कॉन्टीन्यूटी में रहे, नेशनैलिटी खुद को प्रिजर्व करना चाहती है। जैसे आप लैंग्वेज के बेस पर पंजाबी नेशनैलिटी रखते हैं, तो आप इस नेशनैलिटी को अब कॉन्टीन्यूअस रखना चाहते हैं ना हमेशा के लिए, तो आप इसे एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी देना चाहेंगे ना। वो तब अचीव हो पाएगा जब आप ऐसे लॉज, ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बना सकें कि आपकी ये सोसाइटी पंजाबी को प्रिजर्व करने के लिए बाध्य हो जाए। लेकिन लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस तो लैंड पे ही लागू होंगे ना, लॉज ऑफ द लैंड, है ना, रूल ऑफ लॉ। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं कि उसे, उसकी कॉन्टीन्यूटी के लिए, उसकी पेरेनियल प्रिजर्वेशन के लिए, उसके परपेचुअल कैरेक्टर के लिए आप उसे एक पॉलिटिकल एंटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और वो मैंने आपको बताया था नेशन। आपने उसको एक पॉलिटिकल एंटिटी में कन्वर्ट किया, नेशन। और नेशन ऑलवेज स्ट्राइव करता है किसके लिए? स्टेट। कि नेशन खुद को खुद को हमेशा किस में परिभाषित करना चाहता है? स्टेट। क्योंकि स्टेट है जिसके पास पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, गवर्नमेंट है, सॉवरेनिटी है। जब ये चार चीज़ें होंगी तभी तो नेशन कंटिन्यूअस रह पाएगा ना। जब नेशन के पास खुद की सॉवरेनिटी होगी, खुद की पॉपुलेशन होगी, खुद की टेरिटरी होगी और खुद की गवर्नमेंट होगी, तब वो कॉन्टिन्यूअस रह पाएगा। इसके लिए नेशनैलिटी को खुद को नेशन में परिभाषित करके नेशन को खुद को क्या बनाना है? स्टेट। इसलिए तो आपने देखा यूरोप में क्या बने? नेशन स्टेट। नेशन स्टेट। फ्रेंच भाषा के बेसिस पे फ्रांस क्या बना? एक नेशन। लेकिन खुद की कॉन्टीन्यूटी बनाए रखने के लिए कि जर्मन्स ना ख़त्म कर दे, कहीं स्पेनिश ना आके ख़त्म कर दें, इटालियन ना ख़त्म कर दें, उसने खुद को किस में बदल दिया? नेशन स्टेट में। अचीव क्या किया? स्टेट। इसी तरह से अगर गोरखा पीपल चाहते हैं कि उनकी ड्यू टू यूनिक नेपाली आइडेंटिटी कंटिन्यूअस रहे ऑलवेज, जिसको कल को कोई आघात ना पहुंच जाए, अटैक ना हो जाए, वो खुद ही अपने उस क्षेत्र में माइनॉरिटी में बदले ना जाएं, खुद ही उस क्षेत्र में माइनॉरिटी में ना बदल जाएं, मैदानी इलाके के लोग आकर के उनको माइनॉरिटी ना बना दें और एक दिन उनका कल्चर, कस्टम, मैनर ख़त्म ही ना हो जाए। तो वो उसे इंश्योर करना चाहते हैं हमेशा के लिए। उसके लिए वो क्या चाहते हैं? खुद के लिए एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी चाहते हैं। किस फॉर्म में? पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड रीजन। दैट रीजन कैन बी अ स्टेट, दैट इज़ गोरखालैंड। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? रीजनलिज्म। आई बात समझ में? एक तो यार तुम लोग समझते ही बड़े अच्छे से हो, मज़ा भी बड़ा आता है समझाने का, है ना। तो मैं कुछ नहीं कराता हूँ, ये तुम ही हो जो मुझे चलाते हो। थैंक यू फॉर दैट। चलिए, अब बोडो पीपल, आसाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा, उत्तरी क्षेत्र का, और इस पे तो भैया हमारा लेक्चर जानते हो कितने रिकॉर्ड तोड़े थे उसने, बोडो क्षेत्र पे। तो बोडो पीपल, अब बोडो पीपल का क्या है कि उनकी यूनिक लैंग्वेज बोडो लैंग्वेज, और वहाँ पर उनको क्या समस्या है? बंगाली बोलने वाले मुस्लिम्स जो अंग्रेज़ों के ज़माने में वहाँ पर ले जा कर के सेटल किए गए फॉर द टी कल्टीवेशन। अब वो लोग जब अंग्रेज़ों के द्वारा ले जा कर के वहाँ सेटल किए गए टी कल्टीवेशन के नाम पर, तो वो तो अंग्रेज़ों के द्वारा तैयार किए गए थे। अंग्रेज़ों ने उन्हें जा कर के वहाँ पर बसा दिया अंग्रेज़ों के मुताबिक वेस्ट लैंड पे। लेकिन सही मायने में वो वेस्ट लैंड नहीं था, वो बोडो पीपल के द्वारा तैयार किए गए ग्रेजिंग ग्राउंड थे। वहाँ पर बोडोज़ अपने पशु चराते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के मुताबिक वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो रहा था, वो वेस्ट लैंड है। उन्होंने ले जा करके बंगाली बोलने वाले वो मुस्लिम्स वहाँ पे सेटल कर दिए कि हमारी चाय की खेती करो, साथ में इस वेस्ट लैंड पे अपनी खेती कर लेना, अपनी लाइवलीहुड इससे जनरेट कर लेना। और वो जो गए थे वो मॉडर्न टेक्निक से फार्मिंग करते थे, क्योंकि वो मैदानों से गए थे, अंग्रेज़ों के द्वारा ट्रेंड थे। वो प्लॉशेयर लेकर के गए थे, वो हल चला करके खेती करते थे। लेकिन बोडोज़ क्या करते थे? झूम खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। बोडोज़ क्या करते थे? पशु चराते थे। इन्होंने जाकर के तेज़ी से जब उन पशु चराने वाले क्षेत्रों को खेती बाड़ी के क्षेत्र में बदल दिया, बोडोज़ के ग्रेजिंग ग्राउंड रिड्यूस हो गए। इन्होंने जाकर के तेज़ी से मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक यूज़ कर ली। बोडोज़ अभी भी झूम खेती कर रहे हैं, लेकिन बोडोज़ की ज़मीन ही कम होती जा रही। डे बाय डे बोडोज़ का लैंड एलिनेट करते जा रहे हैं, लैंड बोडोज़ से छिनता जा रहा है, दूसरे दूसरे कामों में जाई जा रहा है। ऐसे में बोडो ने देखा कि बेटा तो झूम खेती भी ख़त्म हो रही है और वो हमारे कल्चर का हिस्सा है, ग्रेजिंग भी ख़त्म हो गई, हमारे कल्चर का हिस्सा है, और तेज़ी से हमारा लैंड एलिनेशन हो रहा है, नंबर बंगाली मुस्लिम्स का बढ़ रहा है, तो हमारी तो बोडो भाषा ही ख़त्म होती जा रही है। ये क्या हो रहा है? इस तरह से तो हम ही ख़त्म हो जाएंगे बोडो पीपल। तो उन्होंने बोडो लैंड के लिए मूवमेंट चलाई। बोडो लैंड किस वजह से? बोडो लैंग्वेज। सौराष्ट्र किस वजह से? इकोनॉमिक रीज़न ज़्यादा प्रबल।
और गोरखालैंड किस वजह से एथनिक रीजन ज़्यादा प्रबल, बोडोलैंड किस वजह से लिंग्विस्टिक रीजन ज़्यादा प्रबल, ज़्यादा प्रबल। प्रबल 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 का मतलब होता है प्राइम, प्रबल, प्रबल को कहीं इंग्लिश में लिख लेना प्रोबेबल प्रबल मतलब तो मेरा बोलने में भी त्रुटियाँ, प्रबल, ओके। तो प्रबल, मुखर, प्राथमिकता, प्राइम, प्राइमेसी, प्राइमरी, ओके। तो प्रबल हैं वो ज़्यादा। और वो क्या है, लैंग्वेज, बोडो पीपल की लैंग्वेज, तो वो कर रहे हैं वहाँ पे। अब इसके लिए क्या हो गया, 2003 में मैंने आपको बताया था कि असम स्टेट गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और बोडो पीपल की जो बोडो पीपल की लिबरेशन टाइगर फोर्स बनी थी उनके बीच में अग्रीमेंट हुआ और वहाँ पर बोडो टेरिटोरियल काउंसिल से स्थापित की गई, है ना, मैंने आपको बताया था इसके बारे में। और उसके बेसिस पर उनको एक ऑटोनोमस कैरेक्टर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई, उनको सेटल किया गया। स्टेटहुड अभी तक नहीं दिया, लेकिन एक ऑटोनोमस कैरेक्टर दिया। अच्छा, इधर आ जाओ जरा, विदर्भ का इलाका, महाराष्ट्र का ईस्टर्न रीजन, जिसमें अमरावती और नागपुर का क्षेत्र आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में, उसी में कहा था कि विदर्भ को एक अलग स्टेट बनाना और इसकी कैपिटल नागपुर को बना देना, लेकिन उस समय ऐसा नहीं हुआ। स्टेट बना महाराष्ट्र, विदर्भ उसी का हिस्सा बन गया, कैपिटल बन गई मुंबई, जो उस समय का बॉम्बे था। तो विदर्भ की प्रॉब्लम क्या है, विदर्भ में अल्टीमेट लेवल की स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, पानी की बहुत ज़बरदस्त कमी है। तकरीबन हर साल सूखा पड़ता है। याद होगा, विदर्भ के क्षेत्र में ट्रेनें जाती हैं पानी ले लेकर के, तो पानी का सूखा अक्सर पड़ता है, किसान तबाह होता है। वहाँ पर कपास की खेती भी होती है, किसी ज़माने से ही कपास की खेती वहाँ पर बहुत मशहूर है, कॉटन की। गोलकुंडा क्षेत्र जब हुआ करता था, याद करें, मैंने आपको पढ़ाया था मेडिवल इंडिया के दौरान। तो अब जब पानी नहीं पहुँच रहा वहाँ पर, इरीगेशन नहीं, जबकि महाराष्ट्र में पानी है, लेकिन वो बाकी रीजन में कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है, नदियाँ हैं, वो बाकी रीजन में जा रहा है, उस क्षेत्र तक नहीं पहुँच रहा। तो वो कह रहे हैं कि सरकारों ने हम पर ध्यान नहीं दिया, सूखे से हम लगातार प्रभावित रहते हैं, हमारा विकास हो ही नहीं पा रहा, हमें रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, हमें शेयर्स नहीं मिल रहे हैं किसी तरह रिसोर्स में। ऐसे में हमारी डिस्टिंक्ट रिक्वायरमेंट है इकोनॉमी को लेकर के, हमारा डिस्टिंक्ट एग्रीकल्चर सिस्टम है, हमें विदर्भ राज्य में परिवर्तित करिए, अमरावती नागपुर क्षेत्र इसमें डाल दीजिए। तो ऐसे में इकोनॉमी के रीज़न के बेसिस पर विदर्भ के लोग चाहते हैं कि हमारा एक अलग यहाँ पर स्टेट फॉर्म। आई बात समझ में? तो रीज़न यहाँ पर मेनली क्या बन करके आ रहा है, इकोनॉमी। रीज़न क्या बन के आ रहा है, इकोनॉमी। और कॉमननेस किस वजह से फेस हो रही है, जोग्राफिकल आस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि जोग्राफिकल हार्डशिप्स सबने इकट्ठे फेस की है, जोग्राफिकल हार्डशिप्स सबने इकट्ठे फेस किया, तो फेस किए, सदियों से सूखा, सदियों से ड्रॉट सबने इकट्ठे झेला है, सूखा सबने इकट्ठे झेला है। तो जोग्राफिकल हार्डशिप सबकी कॉमन है ना, इस वजह। आप हिंदू हैं, मैं मुस्लिम हूँ, वो सिख है, लेकिन हम तीनों किस वजह से परेशान हैं, सूखे से। तो हम दोनों की कॉमन ब्रदरहुड की फीलिंग हो गई, हे भैया सूखे का निपटारा कर दो यार कोई। तो आप तीनों क्या कह रहे हो, सूखा तभी निपटेगा जब अपन एक स्टेट बनेंगे, हमारे स्टेट के रिसोर्सेज फिर हम यूज़ करेंगे। तो आप सारे आपके बीच में कॉमन रीज़न क्या है, आपकी जोग्राफिकल हार्डशिप्स, आपकी जो स्कार्सिटीज़ हैं आपने जो फेस की, और आपके बीच में कल्चर के तौर पर कॉमन क्या है, कल्चर के तौर पे कॉमन एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर के तौर पे कॉमन क्या है, कैश क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स। ये चीज़ें कल्चरली आपको जोड़ रही हैं। तो कल्चरली जुड़ रहे इस वजह से। स्टेटहुड का दर्जा चाहिए किस वजह से, इकोनॉमी रीज़न है। रीज़न क्या है, इकोनॉमी। और जोड़ने का काम कौन कर रहा है आपको, हार्डशिप्स का कॉमननेस। इसकी वजह से प्यार उमड़ रहा है एक दूसरे पे, लव आ रहा है, अफेक्शन, ब्रदरहुड की फीलिंग आ रही, कॉमननेस। आई बात समझ में? दैट इज़ द एस्पेक्ट। चलिए, इसके अलावा आप कहेंगे सर ये तो आपने बता दिए, आपने अलग अलग उदाहरण दे दिए, जैसे सौराष्ट्र का दे दिया, विदर्भ का दे दिया, गोरखालैंड का दे दिया, बोडोलैंड का दे दिया, और भी थोड़ा मुझे बताइए, मेरा दिल तसल्ली नहीं हुआ अभी, तुम्हारा पूरा दिल तसल्ली कराते हैं। शुरुआती तौर में जो सेपरेट स्टेट, अब मैंने वर्ड क्या यूज़ किया, सेपरेट स्टेट, रीजनलिज्म ही है ये, सेपरेट स्टेट। शुरुआती तौर में सेपरेट स्टेट की मांग लगभग लिंग्विस्टिक होती थी, लिंग्विस्टिक कल्चरल होती थी, लिंगुआ कल्चरल कह दीजिए, ठीक है। ये कोई आदिवासी नाम नहीं है जो सुनने में आपको एकदम लगा। कई बार एक वर्ड भी सुनते हैं ना, लिंगुआ फ्रैंका। क्या है वो लिंगुआ फ्रैंका?
अधिकतर लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा, लिंगुआ फ्रैंका। ओके, तो लिंग्विस्टिक कल्चरल डिमांड होती थी सेपरेट स्टेट बनाना। जैसे उदाहरण के तौर पे शुरू कर दे, कैसे कैसे स्टेट। जैसा भारत आज है ऐसा भारत तो नहीं था, ऐसा भारत तो कभी था नहीं। कैसा था भारत? भारत ऐसा था सुखनिदान कि आज़ादी के पहले अंग्रेजों के तहत दो तरह के राज्य थे। किस तरह के राज्य थे? कर रहे हो, लेकिन जब पूछूंगा समझ में कुछ नहीं आएगा। दो तरह के राज्य थे। किस तरह के राज्य थे गौरी? पहले कौन से राज्य थे? ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। लुक एट द कैलीग्राफी राइटिंग, एन देखो, ठीक है, कोई इजी राइटिंग नहीं लिख रहा हूँ मैं, जो भी आपको समझ आ जाए। तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस होती थी। अच्छा, फिर ये कौन सी होती थी? जिन पे अंग्रेज सीधे शासन करते थे, जिन पे अंग्रेज सीधे शासन करते थे अपने गवर्नर बैठा के। याद होगा, इन्हीं में चुनाव हुए थे तो कांग्रेस जीती थी 1937 में। कोई भूला तो नहीं इन्हें? बेटे ध्यान दे लो, हैं मुझे बाद में मरोड़ लेना। उनसे नहीं सेपरेट स्टेट मिलेगा, पढ़ के मिलेगा। और दूसरे कौन से थे? प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स जैसे अपना सिमरन राज घराना, जो ये वहीं से ही है, पटियाले से। तो प्रिंसली स्टेट्स, तभी इनके तीन तीन नाम है, सिम्मी, सिम्मा, सिम्मो। संस्कृत टाइप। प्रिंसली स्टेट्स जो थे इनमें पैरामाउंटसी थी। इनमें जो प्रिंसेस थे उनको ऑटोनॉमस रखा गया था, लेकिन सब्जेक्टिव थे वो किसकी? ब्रिटिश क्राउन की पैरामाउंट पावर को। और यहाँ पर जो है ब्रिटिश डायरेक्टली रूल करते थे। इस तरह से अपन ने बांटा हुआ था ना। फिर आज़ादी हो गई, आज़ादी हो गई, आज़ादी वो मैंने बताया ना, वो वाला अलग से चलेंगे, वो वाला लेक्चर। लेकिन फिर आज़ादी हो गई, तो आज़ादी होने के बाद क्या हुआ? अपन को भी राज्य बनाने थे, स्टेट ऑर्गेनाइज करने थे। तो 26 जनवरी 1950 की अगर कहानियाँ देखें, 26 जनवरी 1950, इंग्लिश में पता नहीं कैसे टंग को रोल कर लेते हैं। तो तब की कहानियाँ देखें तो कितने थे गौरी? 29 स्टेट्स एग्जिस्ट कर रहे थे। 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी कह लो इसको। ये कैसे थे? आज अगर आप आपके स्टेट देखें तो एक ही शेड्यूल है, शेड्यूल 1, उसमें सारे राज्य हैं, उनका नाम भी उसी में मेंशन है, उसका टेरिटोरियल एरिया भी उसी में। लेकिन तब 4 पार्ट बने हुए थे, पार्ट ABCD, ABCD इस तरह से होते थे सिम्मे। 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किए हुए थे सारे राज्य। 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन है ये? हाँ, रिपब्लिक डे, गणतंत्र वाले दिन अपन ने क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टमेंट और एनफोर्समेंट में क्या अंतर है? इनेक्टमेंट और एनफोर्समेंट की डेट सेम है? मुझे मिटाने मत देना, ये समझाऊंगा। तो 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स हो गया, ओके, प्रभावी हो गया, लागू हो गया। उस दिन 29 स्टेट्स यूनियन टेरिटरी ABCD में बटे थे 4 पार्ट में। ए कैटेगरी में वो वाले 9 राज्य थे जो ब्रिटिश गवर्नर के अंडर आने वाली प्रोविंसेस थी, ठीक है। ए कैटेगरी में वो 9 राज्य थे। अस्टवाइल मैंने पहले वाले वो राज्य थे जो ब्रिटिश गवर्नर के अंदर थे। बी कैटेगरी में वो 9 राज्य थे जो प्रिंसली स्टेट्स के अंदर थे, अस्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स के अंदर। सी कैटेगरी में वो राज्य थे जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी। एक तो गवर्नर प्रोविंसेस होती थी, एक चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी, और कुछ प्रिंसली स्टेट्स। तो टोटल 10 इसके अंदर थे। और डी में एक था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इस तरह से 9, 9, 18, 10, 28, 29 राज्य। लेकिन फिर ऐसे तो काम चला नहीं था, कहानी तो बदल गई थी। क्योंकि नवंबर 1956 को अपन क्या हो गए थे? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन स्थापित किया गया। उसके तहत स्टेट्स का पुनर्गठन हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, तब हम क्या हो गए?